नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली विधानसभा चुनाव का थमा प्रचार, आखिरी दिन पार्टियों ने झोंकी ताकत, 7 को मतदान, 10 को नतीजे। संजय बोस का टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा, पार्टी ने कहा दबाव में दिया इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट का शारदा चिटफंड की निगरानी से इनकार। एलसी गोयल ने संभाला केंद्रीय गृह सचिव का पदभार, विनम्रता से जिम्मेदारी निभाने का वादा, गोस्वामी को हटाने के तरीके पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। गिरजाघरों पर हमलों की होगी जांच, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया भरोसा, ईसाई समुदाय का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। और इशरत एनकाउंटर केस में डीजी वंजारा को जमानत, निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीपी पांडे को भी राहत। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव का शाम होते होते प्रचार का शोर थम गया और इसके साथ ही मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने रोड शो कर लोगों से भावुक अपीलें की, तो आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने जनसभा में ईमानदारी के नाम पर वोट मांगे। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रोड शो कर पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। बीजेपी के उम्मीदवार गुरुवार को चुनाव प्रचार खत्म होने तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कुल 318 सभाएं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हुई। पार्टी के 120 सांसद और कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगे रहे। पार्टी ने दिल्ली में स्पष्ट बहुमत हासिल होने का दावा किया है। कांग्रेस ने भी सभी 70 सीटों पर गुरुवार को रोड शो किया। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुल्तानपुर माजरा में इसकी अगुवाई की। रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। कुछ इस अंदाज में सड़कों पर नजर आए। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ आखिरी दिन पूरे जोश से मैदान में उतरे। श्याम सुंदर के साथ रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली की राजनीति चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन किस तरीके से रणनीति रही चुनाव प्रचार में, क्या बड़े मुद्दे रहे और क्या तीनों पार्टियों ने दिल्ली की जनता के लिए वादे किए, तमाम बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज जी, और समझने की कोशिश है सबसे पहले कि जिस तरीके से पूरा ये एनवायरमेंट रचा गया चुनाव प्रचार का, शुरुआत से लेकर आज आखिरी, क्या ये कहा जाए कि एक बार फिर दिल्ली में जो कटुता है प्रचार में, या फिर निजी हमले, या फिर मैं कहूं बिलो द बेल्ट, वो सबसे ज्यादा हावी दिखा इस बार? निश्चित रूप से असल में काफ़ी समय से मैं दिल्ली में हूँ और पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। लगातार कई चुनाव देखे। 93 के चुनाव में प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन उसके बाद के हर विधानसभा चुनाव में को मैंने कवर किया। ऐसा मर्यादाहीन चुनाव नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है चुनाव होना ये निश्चित होते होते ही काफी समय निकल गया और भाजपा को जो रणनीति पहले दिन बनानी थी वो अरविंद केजरीवाल ने उसका मौका नहीं दिया। इसी का परिणाम ये हुआ है कि अब आखिर में आपाधापी में भाजपा के तमाम नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसमें मर्यादाएं टूट रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चला। कांग्रेस शुरू से अपने को इतना अंडर प्ले कर लिया कि उसकी लगातार कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबके कार्यक्रम सफल होने के बाद भी वो उनका चुनाव उठ नहीं पा रहा है। और भाजपा जो शुरू में एकदम ये थी कि मिशन 60 का दावा, वो उनको अब लगने लगा कि पता नहीं बहुमत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं एक एक करके पार्टियों पर आऊं, शुरुआत भाजपा से करना चाहूं मनोज जी। तो जिस तरीके से पहले फेस मोदी को बनाने की कोशिश, अचानक किरण बेदी को पार्टी में शामिल करना तमाम स्थानीय मैं कहूं नेताओं के विरोध के बावजूद, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार ने रंग पकड़ा, क्या आपको लगता है कि जो रणनीति थी दिल्ली में बीजेपी की चुनाव प्रचार के लिए वो कारगर हुई या कहीं बैकफायर की?
नहीं, असल में देखिए, सबसे तो पहला ये, जब लोकसभा का चुनाव नतीजे आए और भाजपा को खूब 7 सीट दिल्ली में मिली, देश में सरकार बनी, हम सबको ये लगा कि तुरंत मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी। ये उसी समय सरकार बनाने की कोशिश हो रही थी, जोड़ तोड़ करके। दोनों में से कुछ नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि जो चीजें पीछे होनी चाहिए थी वो सामने होने लगी, और अरविंद केजरीवाल मान लिए कि आज नहीं कल चुनाव होना है, इसलिए वो प्रचार में अपना लग गए। जैसा आपने कहा कि हम दलों के बारे में अलग से चर्चा करें, होना ये चाहिए था, जैसे समझ है मेरी, कि भाजपा अपनी बात कहती, आक्रामक होकर अपना चुनाव प्रचार करती। लेकिन 10 जनवरी की जो सभा हुई रामलीला मैदान की, जिसके बारे में ये कहा गया कि भीड़ नहीं जुटी, भीड़ जुटी भी कम थी, उस सभा में जिस तरह से करीब 10 मिनट तक लगातार प्रधानमंत्री बिना नाम लिए और अरविंद केजरीवाल पर हमला करते रहे, उसके बाद अच्छा, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार की रणनीति पहले से भी रही है कि निजी रूप से वो आरोप लगाते रहे, तो ये कोई नई बात नहीं थी। उनको एक और बहाना मिल गया, वो और आरोप लगाने लगे। उस रैली के जरिए खड़ा कर दिया कहीं बीजेपी ने आपको खड़ा कर दिया, और उसी का परिणाम ये हुआ कि ये तमाम आपाधापी में किरण बेदी को ऐसी जगह मुख्यमंत्री, आपने कहा मुख्यमंत्री के बिना चुनाव लड़ेंगे, जबकि दिल्ली में परंपरा रही है 1983 से अब तक कि हर चुनाव में आप मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते थे। इस बार आपने कहा नहीं करेंगे बाकी राज्यों की तरह, फिर आप बाहर से एक व्यक्ति को ले आए, और उस व्यक्ति के लिए भी तमाम तरह के बीजेपी में अपने तमाम तरह के कंपल्सन्स, उसके चलते विरोध होना। आपकी जानकारी में होगा कि देश में जनसंघ का पहला पदाधिकारी दिल्ली से हुआ था। जब 1957 में नगर निगम बनी, 58 में पहला डिप्टी मेयर केदारनाथ साहनी दिल्ली में बने थे, और उस प्रदेश में ये स्थिति आ गई कि कोई नेता नहीं मिला तो बाहर से। ये मुद्दा हम आप पत्रकार नहीं, ये भाजपा के लोग भी जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये मन में साल रहा है। किरण बेदी पर निजी कोई आरोप नहीं है, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता, या हो सकता है चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में ही आवे, सरकार उनकी बने। लेकिन जिस तरह की अफरा तफरी दिख रही है पिछले 14 तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, और वो अच्छे संकेत नहीं। चलिए, मैं अब दूसरी राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं, कांग्रेस। जिस तरीके से लगा कि कांग्रेस एकदम किनारे पर खड़ी है, कांग्रेस ने कोशिश की, पहले तय नहीं था कि किस चेहरे के साथ आएगी, शीला दीक्षित को किनारे किया गया, माकन साहब आते हैं, प्रचार पहले बहुत धीमा था, अचानक मैं कहूं कि चंद दिनों में, आखिरी अगर कुछ दिनों में कहूं कि प्रचार को गति देने की कोशिश की गई। क्या वाकई टैक्टिक्स कांग्रेस की इस चुनाव में दिख रही दिल्ली में? कांग्रेस ने भी गलत रणनीति अपनाई। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसके वोट घटने के बावजूद जो युवा अध्यक्ष बने अरविंदर सिंह जी, उन्होंने काफी प्रयास करके कांग्रेस को खड़ा किया, इसमें दो मत नहीं था। हम सबको उम्मीद ये थी कि 15 साल के ही सरकार पर जो कांग्रेस चलाई थी उसी पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसलिए जाहिर तौर पर शीला दीक्षित के चेहरे को आगे लाएंगे और अजय माकन और बाकी सारे नेता भी साथ लेके आएंगे। पता नहीं ये गुटबाजी इस स्थिति में भी होने लगी और शीला दीक्षित को दरकिनार किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे अजय माकन का चेहरा सामने आया, कहा गया कि अरविंदर सिंह जी भी उनसे दुखी हैं, और इस गुटबाजी का नतीजा हुआ कि अलग अलग लोग प्रचार करते दिखे। 30-35 उम्मीदवार, मेरा अब भी ये मानना है कि वो चुनाव काफी बढ़िया से लड़ रहे हैं, और जैसे पूरी दिल्ली में 70 सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट भले ना दिखे, लेकिन मेरा मानना है कि 40-45 सीटों पर अच्छी ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। अब उसमें जीते हारे हो सकता है कांग्रेस की संख्या और कम 8 से भी घट जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट है। और जिस तरह से आखिरी में ये 3 सभाएं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की दोनों सभाएं और तीनों दिन के रोड शो, अगर इन सब को आप मिला दें, और आप सही कह रहे हैं कि अगर ये काम 15 दिन पहले हुआ रहता तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती से इस चुनाव में उसी तरह खड़ी दिखती जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिख रही है और जिस तरह से भाजपा दिख रही है। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, उनका एक स्टाइल रहा है राजनीति में, आप बेहतर देख रहे हैं, जब से चुनाव मैदान में 2 चुनाव उसमें देखे हैं, लोकसभा का, उससे पहले विधानसभा का, एजेंडे को सेट करना, आरोप लगाना, कुछ सबूत पेश करना, इसके बाद अगले दिन एक नए एजेंडे के साथ। क्या वही टैक्टिक्स इस बार दिख रही थी और बीजेपी उसी टैक्टिक्स के जाल में फंसती नजर आई? भले ही कुछ पलटवार जरूर किए गए हों, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान क्या आप देखते हैं चुनाव प्रचार? देखिए ना कैसा, मतलब ये अरविंद केजरीवाल के भाग्य ने, अगर
पता नहीं क्या होगा चुनाव नतीजे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं कहूँगा कि भाग्य ने एक ऐसा साथ दिया कि जब वो बनारस से चुनाव हारे लोकसभा का और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, भले उनके 3% वोट बढ़े, तो हालात ये हो गए थे कि सब लोगों ने मान लिया कि पार्टी खत्म हो गई। और 1 महीने में जब चुनाव क्या और सरकार का फैसला नहीं हो पाया, वो पार्टी धीरे धीरे खड़ी होने लगी। और वही 49 दिनों की बातें जो लगातार विपक्षी ये कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वही बिजली पानी, वही भ्रष्टाचार और वही के करके आज हालत ये बन गई कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा वही 49 दिन की सरकार, वही बिजली, वही पानी, वही लोकल भ्रष्टाचार। मतलब इतनी चतुराई से एजेंडा सेट किया उन्होंने कि उन पे लगे जो आखिरी दिनों में आरोप भ्रष्टाचार के कि उन्होंने चंदा गलत तरीके से लिया और उसके सबूत और फलाना चीजें, वो भी मुझे लग रहा है पूरी तरह चस्पा उन पे नहीं हो पाई। और उन्होंने जो बातें कही कि साहब मेरे आते ही सारा भ्रष्टाचार दूर हो गया, जबकि दिल्ली पुलिस से दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन तब भी हमने साफ फटाफट से ये पूरा खत्म कर दिया। यहाँ तक वो कह रहे हैं महंगाई हमने कम कर दी, जिससे दिल्ली का मुझे लग रहा है कोई लेना देना, दिल्ली प्रोड्यूसर स्टेट है ही नहीं, बाहर से सारा सामान आता है और यहाँ बिकता है। लेकिन ऐसा वातावरण उन्होंने बना दिया कि बिजली हमने फ्री सस्ता कर दिया और जी पानी फ्री कर दी, और उसी पर लगातार सफाई कांग्रेस ने उससे आगे बढ़ के कहा कि हम सीवर कनेक्शन भी फ्री दे देंगे, हम कई चीजें हम भी पक्का कर देंगे कर्मचारियों को। जिन मुद्दों को लेकर आप पर आरोप लगते थे दूसरी पार्टियों ने अपने एजेंडे उनको शामिल कर लिया। और भाजपा ने पता नहीं क्या उसको समझ में आई, शुरू में खुद 30% उन्होंने बिजली सस्ती का वायदा किया। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने भाषण में ये कहा कि हम एलईडी लगा के और दूसरे उपाय करके बिजली सस्ती करेंगे, तो उन्होंने उस विषय को अपने चुनाव घोषणा पत्र जो बाद में उनका नाम विजन डॉक्यूमेंट कर दिया उसमें बदल दिया, और जो स्टेटहुड जो उनका सबसे पुराना उसको गायब भी कर दिया। देखना होगा मनोज जी की किस तरीके से जो मुद्दे हैं, जिस तरह की रणनीति रही है, किस मुद्दे पर किस रणनीति के सहारे दिल्ली की जनता 7 तारीख को वोट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव, मतदान में है घंटों का फासला। क्या है वोटरों का मिजाज, किधर है अल्पसंख्यकों का रुझान। देखिए देश देशांतर मुस्लिम वोट का मिथक, आज रात 8:30 बजे। तकरीबन 1 साल में दूसरी बार होने जा रहे दिल्ली चुनाव में पूरे देश की निगाहें हैं। इतना सघन राजनीतिक सक्रियता का दौर देश के किसी हिस्से में नहीं था। जिस चुनाव में एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई कि ये पर्सनालिटी की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने शुरू कर दी और मुद्दे जो है साइड हो गए। आपके पास जितना भी मुद्दे हैं, जब तक आओ मुद्दे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चेहरा नहीं होगा, आपके लिए वो लड़ाई मुश्किल हो जाता है। बाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन। दिल्ली में शनिवार 7 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव आयोग शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के मैदान में कहां और कितने उम्मीदवार हैं और कितने मतदाता तय करेंगे दिल्ली की किस्मत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मैराथन प्रचार के बाद दिल्ली में अब शांति का माहौल है। राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन उनकी आंच धीमी है। शनिवार को होने वाले मतदान का अब सबको इंतजार है। चुनाव आयोग ने भी मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। All these EVMs, as you would be knowing, have gone through multi-level checking from with the involvement of all the stakeholders, including candidates or their representatives, and this is done under videography also. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12,083 मतदान केंद्र बनाए हैं। इतनी ही संख्या में ईवीएम मशीनें लगाई गई है। मतदान प्रक्रिया में 65,791 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 70 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 व्यय पर्यवेक्षक, 3 पुलिस पर्यवेक्षक और 1311 माइक्रो पर्यवेक्षक मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। We have a team of more than 95,000 government employees
drawing from the NCT of Delhi, from central government ministries, from autonomous bodies. So we have a large number of these election duty staff who are involved in the whole election process. दिल्ली की सियासत की पहेली सुलझाने के लिए लोगों ने आंकड़ों पर नजरें गड़ा रखी हैं। दिल्ली की कुल 70 सीटों में से 58 सामान्य श्रेणी की है और 12 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। देश की राजधानी में कुल 1,33,14,215 मतदाता है। इसमें 73,89,089 पुरुष और 59,19,127 महिला शामिल है। 18 और 19 वर्ष के मतदाताओं की तादाद 2,27,316 है। दिल्ली के मैदान में उतरे 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इन्हीं के हाथों होना है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि हर सीट पर कांटे के मुकाबले के आसार हैं, लेकिन कुछ सीटों पर लोगों की खास नजर होगी। उम्मीदवारों के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार बुराड़ी और सबसे कम 4 उम्मीदवार अम्बेडकर नगर सीट पर हैं। विकासपुरी में सबसे ज्यादा 3,25,246 और चांदनी चौक में सबसे कम 1,13,777 मतदाता है। 7 तारीख को मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 7 फरवरी के मतदान के दौरान सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर है। दिल्ली पुलिस ने साफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधिकारी चुनाव आयोग के साथ लगातार बैठक कर तालमेल से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहे चुनाव पर देश भर की नजर है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित और भयमुक्त मतदान के लिए खास इंतजाम किए हैं। पुलिस का सबसे ज्यादा ध्यान शराब की तस्करी रोकने और कानून व्यवस्था लागू करने पर है। इसके लिए दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच की निगरानी और जवानों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ये हमारा फोकस है, जगह जगह हमारी पेट्रोलिंग रहेगी, पिकेट्स रहेंगी और बाकी जो बूथ्स हैं जो क्रिटिकल है उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है ताकि उस दिन वहाँ पर एडिक्वेट इंतजाम रखा जा सके, एडिक्वेट पेट्रोलिंग रखी जा सके। पुलिस की पहले से ही पूरी दिल्ली में शराब के ठेकों, बैंकों, होटलों और रेस्टोरों पर नजर है। पुलिस ने इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया है। ऐसे केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। We are confident that the elections will go without any untoward incident. How many polling stations have declared sensitive? You see, number is over 500 and precise number is not really relevant. But wherever we require additional arrangements, we have made additional arrangements. मतदान के दौरान सुरक्षा और निगरानी में दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 147 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। आपराधिक छवि वाले लोगों की गिरफ्तारी के साथ हथियारों की जब्ती का काम पुलिस पहले ही कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नामांकन के वक्त अगर कोई उम्मीदवार आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाता है तो उसका निर्वाचन रद्द घोषित किया जाना चाहिए। अदालत का यह फैसला तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक पंचायत अध्यक्ष के मामले पर आया है, जिसने 2006 में नामांकन के वक्त आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। अदालत ने कहा कि जानकारी को जाहिर न करना मतदाता के अधिकारों का हनन है। राजनीति में प्राधिकरण रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में गिरजाघरों पर हो रहे हमलों के विरोध में ईसाई संगठनों ने गुरुवार को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर इस बारे में ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्च पर हुए हमलों की जांच का भरोसा दिया है। दिल्ली में गिरजाघरों पर पिछले कुछ हफ्तों में हुए हमलों का गुस्सा गुरुवार को कुछ इस तरह फूटा। ईसाई संगठनों ने गोल मार्केट इलाके में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के पास प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास की ओर बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कुछ प्रतिनिधियों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी चिंता बयान की। होम मिनिस्टर साहब ने सीपी से बात करी है और सीपी साहब ने भी एश्योरेंस दिया है कि हर एक चर्च के बाहर देयर विल बी प्रोटेक्शन दी जाएगी, पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाएगी। Since this time, the Prime Minister didn't speak anything about this issue. He is very talkative on different issues, but on this particular issue, he never said a single word on this issue.
इस बीच दिल्ली पुलिस ने चर्च पर हमलों के दोषियों का पता लगाकर उन पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके लिए बड़ी सरगर्मी से जो है तफ्तीश की जा रही है। जो कंसर्न एसएचओ है और एसीपी है उसको बता दिया गया है कि आप अपने बाकी काम जो रूटीन काम छोड़ के इस केस के ऊपर अच्छे से फोकस करें और ताकि जल्दी से जल्दी जो है कल्प्रिट को पकड़ लिया जाए। हालांकि इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जी उस भीड़ में शामिल थे, जो भीड़ एजिटेट कर रही थी होम मिनिस्टर के घर के सामने चर्च वाले अटैक के मसले पर, यह पूरे राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने का साजिश है। I am here in my personal capacity to express solidarity. It is in national interest, not in political interest. दिल्ली में दिसंबर से अब तक गिरजाघरों पर कुल 5 हमले हो चुके हैं। सबसे ताजा मामला 2 फरवरी को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का है, जहां सेंट अल्फांसो चर्च को निशाना बनाया गया था। हालांकि पुलिस ने इसे चोरी का मामला करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे संजय बोस ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बोस ने साथ ही राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। संजय को कल ही कोलकाता की एक अदालत ने इस मामले में सशर्त जमानत दी थी। उन्हें सीबीआई ने 21 नवंबर को गिरफ्तार किया था। टीएमसी सांसद कुणाल घोष और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे मदन मित्रा पहले ही इस मामले में जेल में हैं, जबकि टीएमसी सांसद मुकुल रॉय से सीबीआई ने हाल ही में पूछताछ की। इस बीच टीएमसी की मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले की जांच की निगरानी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार के उन आरोपों को भी नकार दिया जिसमें सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए गए। The government at the center, the party at the center has been putting a lot of pressure on people like Srinjoy and one or two other people, really putting a lot of pressure on them. So we understand. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एलसी गोयल ने केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाल लिया है। उन्हें अनिल गोस्वामी की जगह पर नया गृह सचिव बनाया गया है। अनिल गोस्वामी को पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की मदद करने के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा है। आरोप है कि उन्होंने मतंग सिंह की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई पर दबाव डाला था। कांग्रेस ने गोस्वामी को हटाने के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। 1979 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी एलसी गोयल ने केंद्रीय गृह सचिव का पद संभालने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गोयल इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थे। अनिल गोस्वामी की जगह गृह सचिव बनाए गए एलसी गोयल का कार्यकाल 2 साल का होगा। इस बीच कांग्रेस ने बड़े पदों से अधिकारियों को हटाने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। It is the Prime Minister's office which is trying to control. Even they are all want to steamroll their wishes, and the bureaucracy is being humiliated and insulted as never before. विपक्ष के सवालों पर सरकार ने सफाई दी है। उसका कहना है कि ये कदम पारदर्शी तरीके से उठाया गया है और ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है उसका काम करने का तरीका बिल्कुल साफ है देश के सामने में, और उसी लिहाज में हम लोग चीज को देखना चाहिए। अनिल गोस्वामी पर शारदा चिटफंड मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए सीबीआई अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें पीएमओ में तलब भी किया गया। सरकार की ओर से गोस्वामी को पद छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होना था। इससे पहले विदेश सचिव सुजाता सिंह और डीआरडीओ के प्रमुख अविनाश चंद्र को भी कार्यकाल पूरा होने से पहले पद मुक्त कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा और निलंबित पुलिस अधिकारी पीपी पांडे को जमानत मिल गई है। अहमदाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस केस में आरोपी दोनों अधिकारियों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। दोनों पुलिस अधिकारियों को बिना अनुमति विदेश जाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। पीपी पांडे 1.5 साल से जेल में बंद थे, जबकि बंजारा को 8 साल के बाद राहत मिली है। कोर्ट ने 16 जनवरी को दोनों आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। इन पर जून 2004 में इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर को अंजाम देने का आरोप है। हर वर्किंग सैटरडे को मिस्टर बंजारा ये कोर्ट में प्रेजेंस मार्क करवाएंगे। ये ट्रायल जब चलेंगे तब यहाँ रहेंगे। इसके अलावा जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं होता है वो बॉम्बे में रहेंगे और बॉम्बे से सिर्फ यहाँ प्रेजेंस के लिए आया करेंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग ने प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है।
विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर 59 विधायकों ने जेलियांग के समर्थन में वोट डाला। जेलियांग के पक्ष में मतदान करने वाले विधायकों में एनपीएफ के 37, कांग्रेस के 8, बीजेपी के 4, एनसीपी और जनता दल यू के 1-1 और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। दरअसल 5 जनवरी को सत्ताधारी नगा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 38 में से 22 विधायकों ने जेलियांग के नेतृत्व से बनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और इसीलिए राज्यपाल ने विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की आपात बैठक बुलाई थी। भारत के सौर ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य साल 2020 तक 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बातें 15वें दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन में कही। ऊर्जा और संसाधन संस्थान की तरफ से हुए कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चर्चा होनी है। प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को स्वच्छ वातावरण देना इस सरकार की प्राथमिकता बताया। 100,000 megawatt is not a small thing. It means that 145 million tons of carbon emissions saved per year. We will achieve our 100,000 megawatt target of renewable energy by 2020. खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के विशेष जांच दल ने उनके बेटे शिव मेनन से आज पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि मेनन देश से बाहर थे, इसलिए उनसे पूछताछ में देरी हुई। इस मामले में शशि थरूर समेत कई और लोगों को पुलिस तलब कर चुकी है। इलाहाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये चारों रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर थे और स्लीपर बिछाने का काम किया करते थे। ताइवान में हुए विमान हादसे में मरने वालों की तादाद 31 हो गई है। बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का मलबा निकालने का काम अब भी जारी है। 58 लोगों को ले जा रहा ट्रांस एशियाई विमान ताइपे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था। पश्चिमी अफ्रीकी देश कैमरून के फोटोपोल में बोको हराम ने हमला कर 70 लोगों की हत्या कर दी है। बोको हराम ने लोगों के घरों और मस्जिदों पर हमला किया। इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में कैमरून की सेना ने 50 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान में 25 आतंकवादियों को मार गिराया। ये अभियान वजीरिस्तान और कबायली इलाकों में सेना की तरफ से चलाया गया था। कराची हवाई अड्डे पर आतंकी हमले के बाद से ये अभियान शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में 60 दिन का चिल्लई कलां बीत जाने के बाद भी कड़ाके की सर्द से आम जिंदगियां बेहाल हैं। लद्दाख और करगिल में पारा 0 से 20 डिग्री तक नीचे चला गया। राजधानी श्रीनगर का तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।